नमस्कार साथियों, वायुगुरुजी बीएचडी में आपका स्वागत है। आज आगे कंटिन्यू करते हैं ध्वनि चैप्टर को। ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण क्या क्या है? ध्वनि तरंगों में ध्वनि के तरंग है, उसका तरंग दैर्ध्य, तरंग की आवृत्ति, आयाम, आवृत काल और तरंग वेग, ये ध्वनि तरंग के अभिलक्षण कहलाते हैं। सबसे पहला जो इसका अभिलक्षण है वो है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य जो ध्वनि तरंग में एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विरलन की कुल लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी कि दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच जो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये जो लैम्डा है, लैम्डा साइन से इसको प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। लैम्डा जो है वो तरंग ग्रीक शब्द है। तरंग दैर्ध्य का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर। तरंग दैर्ध्य जो है इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। इसको लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। और दो क्रमागत जो संपीड़न हो या फिर विरलन हो, इन दोनों के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। फिर देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि एक सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या या एक सेकंड में कुल दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। यानी कि एक तरंग है वो एक सेकंड के अंदर कितनी बार वो दोलन करती है, इसी को आवृत्ति कहा जाता है। एक सेकंड में गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। यानी कि कितना इसमें संपीड़न है और कितने विरलन हुए हैं एक सेकंड के अंदर, ये इसकी आवृत्ति कहलाती है। किसी आवृत्ति उस तरंग को उत्पन्न करने वाली कंपित वस्तु की आवृत्ति के बराबर होती है। यानी किसी तरंग की जो आवृत्ति है वो उस तरंग को उत्पन्न करने वाली कंपित वस्तु है। कौन सी वस्तु उसको कंपित कर रही है तरंग को, उसकी आवृत्ति के बराबर होती है। आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, एच। हर्ट्ज का बड़ा मात्रक होता है किलो हर्ट्ज। ठीक है। आवृत्ति को ग्रीक वर्ड या ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि न्यू से प्रदर्शित करते हैं। अपन ने देखा तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा भी ग्रीक वर्ड है। और आवर्ती में आवर्ती को न्यू से प्रदर्शित किया जाता है और न्यू भी ग्रीक वर्ड है। तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक था वो था मीटर और आवर्ती का मात्रक है हर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट, आवर्त काल। एक कंपन या दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को उसका आवर्त काल कहते हैं। यानी कि जो एक कंपन है यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जो वापस आया है, ये जो एक कंपन हुआ है, इसमें एक दोलन हुआ है, इस दोलन में लगा गया जो समय है, इसी समय को आवर्त काल कहा जाता है। दो क्रमागत संपीड़न या विरलन को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्त काल कहा जाता है। यानी कि ये विरलन ए और विरलन बी के बीच में जो लगा समय, इसको अपन ने आवर्त काल बोला। या फिर विरलन संपीड़न ए और संपीड़न बी के बीच के जो लगने वाला समय है, इसको आवर्तकाल कहा जाता है। यानी कि आवर्तकाल विरलन और संपीड़न दोनों पे निकाला जा सकता है, जैसे तरंग दैर्ध्य निकाला जाता था। आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड होता है। आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। इसको टी से निरूपित किया जाता है। किसी तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि कोई तरंग है, उस तरंग की जो आवृत्ति है उस आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति यानी कि न्यू बराबर 1/T। ठीक है। उसकी आवृत्ति उसके आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर आया अगला नेक्स्ट, आयाम।
किसी माध्यम के कणों के उनकी मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। यानी कि किसी भी माध्यम के कण हैं, उनकी जो मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम जो विस्थापन है उसको तरंग का आयाम कहा जाता है। यानी कि आयाम को ए से निरूपित किया जाता है, आयाम को ए से निरूपित किया जाता है और इसका मात्रक भी मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक भी मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, तारत्व। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है? किसी भी उत्सर्जित ध्वनि है उसको मस्तिष्क किस प्रकार से अनुभव करता है, उसे तारत्व कहा जाता है। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है, आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। जितनी शीघ्रता से उसमें कंपन होगा, आवृत्ति उसमें उतनी ही अधिक होगी और उसका तारत्व भी अधिक होगा। यानी कि जिसमें आवृत्ति अधिक है तो उसका तारत्व भी अधिक होगा। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसका आवृत्ति भी कम होती है। ठीक है। ये डायग्राम जो है ये तरंग विक्षोभ है। यहाँ से तरंग निकल रही है, ये तरंग टी समय के अंदर ऐसे आ रही है। ये यहाँ पे आवृत्ति कैसी है? निम्न आवृत्ति है, तो यहाँ पे निम्न तारत्व होगा। निम्न आवृत्ति होगी वहाँ पे निम्न तारत्व होगा और यहाँ पे उच्च आवृत्ति हो रही है, ज़्यादा हो रही है, आवृत्ति की संख्या अधिक है तो उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद आता है प्रबलता। प्रबलता यानी कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो ध्वनि तरंगों के आयाम यानी कि ए पर निर्भर करती है। कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के मापन को, यानी कि कानों के अंदर पहुंचने वाली जो प्रति सेकंड ध्वनि ऊर्जा है इसके मापन को प्रबलता कहते हैं। यानी कि प्रबलता क्या है? ध्वनि को मापने की इकाई होती है प्रबलता। मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है। मृदु ध्वनि जो होती है उसका आयाम कम होता है। प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। प्रबल ध्वनि होती है इसका आयाम जो होता है वो अधिक होता है और मृदु ध्वनि का आयाम होता है वो कम होता है। प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है, डीबी डेसिबल में मापा जाता है। जैसे ये तरंग विक्षोभ से तरंग निकल रही है, टी समय में तरंग यहाँ है, तो यहाँ पे जब आवृत्ति कम है वहाँ पे ध्वनि मृदु होगी और मृदु ध्वनि जहाँ होगी वहाँ पे आयाम कम होगा। और ये तरंग विक्षेप है जिसमें प्रबल ध्वनि होती है, जहाँ पे उसी टी समय के अंदर इसका जो आवृत्ति है वो अधिक होती है, इसका आयाम भी अधिक होता है, तो इसकी ध्वनि होती है वो कैसी ध्वनि होती है? प्रबल ध्वनि होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है गुणता। किसी ध्वनि की गुणता उस ध्वनि द्वारा उत्पन्न तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गुणता जो है उस उत्पन्न जो तरंग है उस तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति यानी कि न्यू। यह हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। जो गुणता है वो क्या करता है? हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि जो होती है उसको टोन कहते हैं। अनेक ध्वनियों के मिश्रण को स्वर कहते हैं। अनेक ध्वनियाँ जहाँ मिश्रण होता है उसको स्वर कहेंगे। एकल आवृत्ति की ध्वनि होती है उसको टोन कहते हैं। शोर जो होता है वो कर्ण प्रिय नहीं होता है, जबकि संगीत है वो सुनने में सुखद लगता है। किसके कारण? उसके गुणता के कारण। नेक्स्ट है तरंग वेग। तरंग वेग एक तरंग द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं।
तरंग वेग का SI मात्रक जो है वो मीटर पर सेकेंड होता है। तरंग वेग का मात्रक, वेग यानी कि चली गई दूरी बटे लिया गया समय, यानी कि किसी समय में, यानी कि एकांक समय में चली गई जो दूरी है वो वेग है, या फिर इसको तरंग दैर्ध्य इनटू आवर्ती लिखा जाता है। आवर्ती का मात्रक होता है सेकंड, आवर्ती मात्रक टी कितना होता है, सेकंड होता है। टाइम क्या है, सेकंड में मापा जाता है, तो टी से निरूपित किया जाता है, और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से निरूपित किया जाता है। तो v बराबर, यानी कि वेग बराबर कितना होगा, लैम्डा अपॉन टी, या फिर लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा बराबर कितना होगा, लैम्डा बराबर 1 अपॉन v, या लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी। ठीक है। नेक्स्ट है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, ध्वनि की जो चाल है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ध्वनि की चाल पदार्थ यानी कि माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, जिसमें यह संचरित होती है उसी माध्यम के अनुसार इसकी चाल अलग अलग होती है। यह गैसों में सबसे कम, द्रव्यों में ज़्यादा और ठोसों में सबसे तेज होती है। यानी कि ध्वनि की जो चाल है वो गैस के अंदर कम होती है और द्रव के अंदर, यानी कि लिक्विड के अंदर ये थोड़ी ज़्यादा होती है, और ठोस के अंदर ये बहुत ज़्यादा होती है, सबसे तेज ठोसों में होती है। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ती है। हवा की आर्द्रता बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगी, आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ने से बढ़ेगी, और प्रकाश की जो चाल है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश की जो चाल है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकंड। और वायु में ध्वनि की चाल है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। प्रकाश के अंदर अगर ध्वनि की चाल देखें तो वो अधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल है वो 22 डिग्री टेम्परेचर पर 344 होती है, और 0 डिग्री पर 331 मीटर होती है। ठीक है। जैसे मतलब तापमान बढ़ाने पर इसके चाल में भी परिवर्तन आता है, चाल भी बढ़ती है। नेक्स्ट है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, 25 डिग्री पर ध्वनि की जो चाल है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे अपन देखते हैं, ठोस के अंदर एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर 6420 मीटर प्रति सेकंड, निकेल में 6040 मीटर प्रति सेकंड, स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड, ये सब में मीटर प्रति सेकंड है। फेरस यानी कि लोहे में 5950 मीटर प्रति सेकंड, पीतल में 4700 मीटर प्रति सेकंड, कांच में 3980 मीटर पर सेकंड। फिर द्रव्य में यानी कि लिक्विड के अंदर समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड, आसुत जल में 1498 मीटर पर सेकंड, एथेनॉल में 1207 मीटर पर सेकंड, मेथेनॉल में 1107 मीटर पर सेकंड। फिर गैस के अंदर देखें तो गैसेज में हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकंड, हीलियम में 965 मीटर पर सेकंड, वायु में 346 मीटर पर सेकंड,
ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड और सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर पर सेकेंड। ये वायु की जो चाल है, ध्वनि की चाल, वो ठोस, द्रव और गैस में कुछ माध्यमों के अंदर बताया गया है। ठोस में सर्वाधिक, द्रव में उसमें कम और गैस में सबसे कम। ठीक है, इसी के साथ आज इतना ही। कल इससे आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।